उत्तराखंड सिविक्स लेक्चरर पेपर 2 के आंसर की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका जो सीरीज है वो सी रहने वाली है। तो ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी ए बी सी डी जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर मैच करते जाइए। साथ में फाइनल आपने मार्क्स बनाने के बाद आप कमेंट करके बताइए कि आपके फाइनल कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपको क्या लगता है कि पेपर का लेवल कैसा है, टफ है, इजी है या मॉडरेट है, और कट ऑफ कितनी तक जा सकती है, क्या अनुमान है, ये सब आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइए। तो आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्टेटमेंट वाला दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट यहाँ पे एक कथन आपको जो दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्द है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, अधिक संकीर्ण है। और सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक है। तो इसमें से आपको कौन सा सही है वो बताना है। तो राइट आंसर आपका जो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके सही हैं। देखो, हम वीडियो में जो आंसर है वो लेके चलेंगे और एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम ही करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो सबको आंसर देखना है अभी मेन। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका रहता है उसमें आपको एक तरफ संस्था दी गई है, दूसरी तरफ उनके कार्य दिए गए हैं। तो ए बी सी डी आपकी संस्थाएं हैं और 1 2 3 4 आपके क्या है, कार्य हैं। तो सामने आपका जो लिखा हुआ है केंद्रीय सूचना आयोग, सामने है सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलें एवं शिकायत, और सेकंड आपका है सतर्कता आयोग, तो ये आप देख सकते हैं। थर्ड है आपका सी जो है लोकपाल, और फोर्थ आपको है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम बोलते हैं कैग। तो कैग का तो आपको कार्य सामने दिया गया है, जैसे कि कैग का कार्य होता है ऑडिट करना, ठीक है, सरकारी व्यय का कि कहाँ पे कितना खर्च हुआ, ये सब का निरीक्षण कैग करती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का आपका जो है ए का हो जाएगा 1, ठीक है, और बी का हो जाएगा 3। सतर्कता आयोग क्या करती है, प्रशासनिक भ्रष्टाचारों की जांच करती है, और लोकपाल आपका क्या करता है कि लोक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करता है। और डी आपका बता दिया था कि कैग जो है सरकारी आय व्यय का ऑडिट करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे जो रहेगा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अभिकर्ता किसको माना गया है वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन आपके क्या क्या है वो पढ़ते हैं, गैर राज्य अभिकर्ता, राज्य अभिकर्ता, बहुराष्ट्रीय निगम, उप राज्य अभिकर्ता, और केवल ए और बी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है बी और सी, ऑप्शन सी है केवल सी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो आपका है, अपने सरलतम व संकीर्णतम भाव अंतर्राष्ट्रीय संबंध का आशय राज्यों के बीच संबंधों से है। तो ये कथन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर है, जेम्स रोजेनाउ, ठीक है, जेम्स रोजेनाउ इसके कथन के वक्ता हैं, ठीक है, उन्होंने ये कथन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है, किसने कहा जो है राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उत्पन्न होती है। तो ये कथन अधिकतर लोगों को पता होगा कि ये कथन आपका माओ का है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर मैच करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार मानव स्वभाव था और मानव स्वार्थी और सत्ता का लोभी था, यह किसने कहा है। तो ये आंसर आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मार्गेनथाउ का कथन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी वेस्टफैलिया की संधि किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1648 में आपकी वेस्टफैलिया की संधि हुई थी। किस वर्ष हुई थी, 1648 में। मैक्सिमम लोगों ने इसका सही आंसर किया होगा। 8th नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और कथन 2 यहाँ पे आपको दिए गए हैं। राजनीति के सभी रूप शक्ति के बारे में होते हैं। दूसरा है, सॉफ्ट पावर धमकियों व पुरस्कारों के उपयोग के खिलाफ होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है, किंतु कथन 2 क्या है, कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में विचार कीजिए। राष्ट्र समुदाय है और उसकी आवश्यकताएं और इच्छाएं राष्ट्रीय हित हैं, बिल्कुल सही है। सेकेंड आपका है, राष्ट्रों या हितों के बीच असहमति ही संघर्ष है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है।
क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन राज्य प्रणाली के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा है। तो ये कथन आपका पामर और पर्किंसन का हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना ही कोई शाश्वत मित्र है और ना ही कोई शत्रु, केवल हित ही शाश्वत है। कहने का मतलब है कि कोई भी राष्ट्र राज्य है वो आपस में ना ही मित्र होते हैं ना शत्रु होते हैं। जब तक उनके राष्ट्रीय हित पे बात आती है तो कोई वहाँ पे मित्र और शत्रु नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड पामर्स्टन। ठीक है। आप साथ में किसी क्वेश्चन में डाउट होता है या कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने आंसर गलत बता दिया है, तो आप साथ में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि और लोग भी उसको आंसर को करेक्ट कर सकें और अपनी राय उसमें बता सकें। बाकी ये आंसर की जो आपकी है एक्सपेक्टेड आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की आपकी आएगी, उसको आने में थोड़ा वक्त है, तो तब तक आप इसके हिसाब से अपने आंसर मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं, कथन 1 और कथन 2। तो कथन 1 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन कूटनीति सकारात्मक कार्यालयों और मध्यस्थता का उपयोग करके संघर्ष की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। सेकंड है, शांति लाने के लिए संगठन जिन उपकरणों का इस्तेमाल करता है उनमें क्षेत्रों में विशेष दूत और राजनीतिक मिशन शामिल है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में इसका सीधे राइट आंसर बता रही हूँ, जो है आपका ऑप्शन डी। कथन 1 और कथन दोनों सही हैं और कथन 1 क्या है, कथन 2 क्या है, कथन 1 की सही व्याख्या करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, नव यथार्थवाद के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट आपका दिया है कि नव यथार्थवाद के मुख्य विचारक हंस मार्गेंथाउ हैं। तो मार्गेंथाउ यथार्थवाद से तो संबंधित है, बट ये नव यथार्थवाद से नहीं है। ठीक है। इसके नव यथार्थवाद के कौन हैं आपको पता होगा कि केनेथ वाल्टज हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका जो है, मैन द स्टेट एंड वॉर, किताब हैंस मार्गेंथाउ की है। तो ये मार्गेंथाउ की नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। ऑप्शन डी आपका क्या है, ना ही 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल बॉय और फैट मैन नाम है। तो ऑप्शन ए आतंकवादी संगठनों के, ऑप्शन बी परमाणु बम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बम और ऑप्शन डी पारंपरिक हथियार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु बम। नेक्स्ट है 15 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय शक्ति के मूर्त और अमूर्त तत्वों के बीच अंतर करते समय पामर और पर्किंसन ने किस कारक को अमूर्त श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पामर और पर्किंसन जो है राष्ट्रीय शक्ति के मूर्त तत्वों में जनसंख्या को रखते हैं, क्योंकि जनसंख्या क्या है, नियत रहती है। तो किसी भी देश की जो हम राष्ट्रीय शक्ति के रूप में देखते हैं तो ये एक नियत होती है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो मार्गेंथाउ की आपको पता है कि पॉलिटिक्स एमंग नेशन है। EH कार की व्हाट इज हिस्ट्री है। और थर्ड आपका जो है केनेथ वाल्टज, मैन द स्टेट एंड वॉर। ठीक है। और डी की देखें तो हम सोलिंग थॉम्स द 20 ईयर्स क्राइसिस। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अभी जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा था मार्गेंथाउ, उसमें बताया गया था, तो वो वहाँ पे गलत था और यहाँ पे ये सही हो जाएगा, क्योंकि केनेथ वाल्टज की पुस्तक ये है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यह किसका मत है कि विश्व की अपूर्णता मानवीय प्रकृति में निहित बलों के परिणाम स्वरूप है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, हैंस जे मार्गेंथाउ का ये कथन है कि विश्व की अपूर्णता मानवीय प्रकृति में निहित बलों के परिणाम स्वरूप होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जटिल पारस्परिक निर्भरता का विचार किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका जो रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, कोहेन और नाई, जोसेफ कोहेन, और इसमें जोसेफ नाई इसके सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यू एंड ओल्ड वॉर्स ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस इन ग्लोबल एरा। यह पुस्तक नवयुद्ध की अवधारणा है, तो किसने दी है इसमें। तो मैरी कॉल्डर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, कॉलम 2 आपको कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। तो कॉलम ए में आपको विचारक दिए गए हैं, कॉलम बी में उनसे संबंधित बुक्स दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका कॉलम ए में थ्यूसिडाइड्स, 2 है ट्रेजिडी ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, बी है आपका मैकियावेली और उसके सामने ही पॉलिटिक्स एमंग नेशन दिया हुआ है,
फिर मार्गेंथाउ। तो इनको हम मैच करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको जो आपको आता है उसको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अगर सारी आती है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको ये देखना है कि कौन सा सही है। यहाँ पे मार्गेंथाउ जो आपका हो जाएगा पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ठीक है। और द प्रिंस किसकी है, मैकियावेली की है। और मेयर साइमर की यहाँ पे हो जाएगी द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, तो एक। और ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो ए का 4 आपका किस ऑप्शन में है, केवल एक ऑप्शन में है। तो ये एलिमिनेशन मेथड भी यहाँ पे आपका काम कर सकता था, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया यहाँ पे। द 20 ईयर क्राइसिस 1919 से 39 तक इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ रिलेशंस पुस्तक किसकी है, तो ये आपकी हो जाएगी स्टीफन वॉल्ट की, ठीक है। 22 क्वेश्चन आपका है यूएस, यहाँ पे एक साइड आपको देश दिए हुए हैं, दूसरी साइड आपको परमाणु शस्त्र परीक्षण स्थल दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन अलग अलग जगह से बनता रहता है, तो इस बार उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट पूछा है, उनकी एरिया पूछ ली है, डीप से पूछा है थोड़ा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा यूएसए का हो जाएगा आपका पुंगेर, नहीं बिल्कुल गलत। जो यूएसए है उसका लोपनो और चीन का नेवादा, ये दोनों आपके गलत सम्मिलित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। 2 और 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, 2 और 4। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। और 23 क्वेश्चन है वॉशिंगटन सर्वसम्मति शब्द का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया जाता है। ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन समझौता, 2 आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, सी बाजार विनिमय और निजीकरण, डी मिलीजुली सरकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाजार विनिमय और निजीकरण। 24 की बात करें तो निम्न में से किसे सुमान योजना देने का श्रेय जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जीन मोनेट, जीन मोनेट 24 का। 25 क्वेश्चन आपका दिया गया है, 2 कॉलम दिए गए हैं, एक साइड आपको व्यापार संगठन दिया है और दूसरी तरफ आपको क्या दिया है, स्थापना वर्ष। एपेक दिया हुआ है, तो एपेक की स्थापना कब हुई आपकी, 1989 में। तो मैच कीजिए। देखो एक वैसे तो ये सारे नॉर्मली हैं, एपेक थोड़ा सा किसी को कंफ्यूजन होगा। आसियान का आपको सबको पता होगा कि 1967। तो बी का आप लगाइए 1, तो बी का 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसको आप एलिमिनेशन मेथड से काम कर सकते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर का क्वेश्चन आपका है निम्न कथनों पर विचार करें। और फर्स्ट कथन आपका है 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में 2024 में हुआ था। सेकंड है इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन का विषय था साझा वैश्विक संपन्नता के लिए सहयोग प्रगाढ़ता। और यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। जिस ऑप्शन में 1 और 2 दोनों लिखा हुआ होगा उसको आप सही मार्क कर देंगे। 27 क्वेश्चन है किस शहर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन 2 बार हुआ था, बेलग्रेड, हवाना, बाकू या नई दिल्ली। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकंड। तो बेलग्रेड और हवाना में आपका 2 बार शिखर सम्मेलन हुआ है नेम का, जिसको गुटनिरपेक्ष का, ठीक है। 28 है 2024-25 के दौरान विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर निगोजी ओकोजो इवेला। राइट आंसर क्या क्या, ऑप्शन ए। 29 क्वेश्चन आपका है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़कर 10 किस वर्ष हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1966 में। 30 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 10 जनवरी 1946। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 31 क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट वैश्विक मुद्दों को उजागर करने के लिए खास वर्षों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करता है। बिल्कुल सही बात है। तो इस संदर्भ में हमको बताना है कि किस वर्ष कौन कौन सा वर्ष घोषित किया है। 2023 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, 2022 की बात करें तो कलात्मक मत्स्य एवं जलीय कृषि वर्ष, 2021 फल व सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी सही है। 32 है संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवाद निरोधक रणनीति किस वर्ष अपनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 33 क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे उत्तर दक्षिण संवाद
इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? वैश्विक आर्थिक व्यवस्था उत्तर का पक्ष लेती है, सही नहीं है पूछा है। तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन विकासशील देश ज़्यादा करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि विकासशील देश ज़्यादा नहीं करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 2 इसका राइट आंसर है। 34 है, यूएनडीपी की स्थापना कब हुई? तो ये तो सबको आ रहा होगा, 1965 में यूएनडीपी की स्थापना हुई है। 35 क्वेश्चन आपका रहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की प्रस्तावना के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। एक है, प्रस्तावना का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के अभिशाप से बचाना, और दूसरा आपका यहाँ पे है, प्रस्तावना का उद्देश्य सदस्य देशों के अंदर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन में भी वैसे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, पर अभी ये जो राइट आंसर मैंने मार्क किया है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर आपका जो रहेगा, आई थिंक आपके इसके बाद वाले क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गए, तो उसको लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी 42 क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो सद्भावना अभियान 2024 के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। इस अभियान के अंतर्गत भारत सरकार ने केनिया में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए राहत कार्य किया, और सेकेंड है, टाइफून यागी से प्रभावित देशों के लिए भारत ने सहायता प्रदान की। तो कथन 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, केवल एक सही यहाँ पे होगा। 43 क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने दूसरी बार G20 के अध्यक्ष के रूप में 2022वें शिखर सम्मेलन में मेजबानी की, और सेकंड है, भारत की मेजबानी में हुए G20 शिखर सम्मेलन का विषय था एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। तो सेकंड वाला तो सही है, लेकिन फर्स्ट वाला जो है, इसकी मेजबानी भारत ने कब की थी? 2023 में की थी G20 की, ठीक है। तो ऑप्शन ए केवल एक सही, ऑप्शन 2 केवल 2 सही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। 44 है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी पहले की नीति की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। 45 क्वेश्चन है, 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने किस भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल के समक्ष समर्पण किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, आईआर के इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्ट है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जगजीत सिंह अरोरा। 46 क्वेश्चन की बात करेंगे तो राजीव गांधी और JR जयवर्धने के बीच भारत श्रीलंका समझौता किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1987 में। निम्न देशों में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आज ये आसियान का जो सदस्य देश नहीं है वो है गिनी। 48 क्वेश्चन आपका है, दो आपका एक साइड वर्ष दे रखा है, दूसरी साइड आपको दिया है संधि। 1993 यहाँ पे बताना कि कौन सा आपका सही है। तो मॉस्ट्रिच की संधि आपकी यहाँ पे सही लग रही है 1993, लिस्बन की संधि 2009 सही लग रही है, और नाइस की संधि 2003। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 49 क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2006 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असैन्य परमाणु समझौता। क्वेश्चन नंबर 50 आपका है, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का संस्थापक देश है, सही है। समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा IOMR के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये बिल्कुल आपका प्राथमिकता वाला क्षेत्र हमारा है। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका 51, किस शहर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की बैठक आयोजित की गई थी? तो ये आपकी नैरोबी में आयोजित की थी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 52 है, दो कॉलम ए और बी दिए हुए हैं, तो कॉलम ए में आपको NPT, CTBT, TPNW और CWC, ठीक है, ये सब दिया है। तो NPT किस वर्ष हुई थी आपकी? 1968 में हुई थी। CTBT कब हुई थी? 1996 में हुई थी। अब इसको मैच कीजिए उसके अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए का 4, ठीक है, और बी का 3। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। 53 है, सन 2026 में संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा किर्गिस्तान में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 54 क्वेश्चन आपका है, भारतीय विदेश नीति में गुजरात सिद्धांत निम्नलिखित किन विषयों पर बल देता है? तो ये देता है
पारस्परिकता की परवाह किए बिना पड़ोसियों को एक तरफा रियायतें देने की, यही है आपका गुजराल डॉक्ट्रिन। 55 क्वेश्चन है, सही जोड़े चुने, सैन्य अभ्यास का नाम और दूसरी तरफ सहभागी देश। डेजर्ट साइक्लोन भारत यूएई, और धर्म गार्जियन भारत जापान, टाइगर ट्रायम्फ भारत अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों ही सैन्य अभ्यास यहाँ पे सही दे रखे हैं। 56 क्वेश्चन है, होमलैंड सिक्योरिटी की अवधारणा किस देश में शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यूएसए। किस देश में? यूएसए, यानी कि अमेरिका से ये संबंधित है। 57 है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा किस संधि के बाद उभरी? तो ये है आपकी वेस्टफैलिया की संधि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा निम्न में से क्या शामिल है? तो यहाँ पे सैन्य सुरक्षा भी शामिल है, पर्यावरणीय सुरक्षा भी शामिल है और आर्थिक सुरक्षा भी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसमें शामिल है। 59 क्वेश्चन है, सिप्री की वार्षिक पुस्तक 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 और 20 से 24 के बीच के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा दूसरा आयातक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। सीटीबीटी के संबंध में निम्न वक्तव्य आपको बताने हैं। तो सीटीबीटी क्या है? व्यापक परमाणु प्रतिबंध। सीटीबीटी को 1995 में अपनाया गया। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया था कि 1996 में क्या किया गया, सीटीबीटी बनी थी। तो सेकंड है, भारत सीटीबीटी में शामिल नहीं हुआ है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर चुनना है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सीटीबीटी या एनपीटी भारत किसी में भी शामिल फिलहाल नहीं है। 61 की बात करें, भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्सरा। रिथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, भीखू पारेख जी ने ये लिखी हुई है। 63 है, राजनीतिक समाजीकरण के कारकों को पहचानिए। तो परिवार एक दे रखा है, 2 में आपका मीडिया, 3 में धर्म और 4 में युद्ध अपराधी। तो युद्ध अपराधी तो होगा नहीं और बाकी के 3 आपके क्या है इसमें इंक्लूड है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 64 है, निम्नलिखित विचारकों में से किसने द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, थॉमस कुक। ठीक है। 65 क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार की मूल विशेषताओं की पहचान आपको करनी है। तो यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण और होता है, और संसद की सर्वोच्चता राष्ट्रपति प्रणाली में नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति को किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। नियंत्रण और संतुलन ये सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 4। 66 क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी मैच एंड द फॉलोइंग है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आपके देश दे रखे हैं और सूची 2 में उनके सदन दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। तो भारत का क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे, भारत का निम्न सदन क्या है, लोकसभा है। और अमेरिका क्या क्या है बताइए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम बोलते हैं प्रतिनिधि सभा। यूनाइटेड किंगडम का है हाउस ऑफ कॉमन्स और फ्रांस का है नेशनल असेंबली। तो ये इस प्रकार से ये सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, मैच करेंगे। 67 है, सैमुअल पी हंटिंगटन के अनुसार लोकतंत्र की पहली लहर किस वर्ष आई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1828 से 1926 में पहली लहर लोकतंत्र की आई थी। 68 क्वेश्चन है, निम्न में से तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण नहीं है। तो परंपरागत दृष्टिकोण नहीं है वो पूछा हुआ है, तो इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि दार्शनिक दृष्टिकोण तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अंदर ही आता है। तो इसका राइट आंसर फिलहाल तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कानूनी दृष्टिकोण। लेकिन देखते हैं इसका क्या आंसर आयोग देता है। आपको इसमें क्या लगता है कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए? 68 का आंसर आप कमेंट कीजिए। 69 है, निम्नलिखित में उन देशों की पहचान करें जहां राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। 1 क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड क्या है, टर्की, और थर्ड क्या है, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 आपका है 70, निम्न जोड़ों का मिलान करें। फर्स्ट आपका है शासन प्रणाली, सेकंड है आपका देश।
तो अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली आपको पता है कि आपकी राष्ट्रपति जो है फ्रांस में है, तो 1 का सी अगर आप मैच करेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और 2 का क्या होगा, ए अध्यक्षात्मक फिलीपींस, और 3 का आपका हो जाएगा डी संसदीय आपका कहाँ पे है, 3 का डी ऑस्ट्रेलिया में, और संघीय परिषद कहाँ है आपकी स्विट्जरलैंड में है। तो ये 2 फ्रांस और स्विट्जरलैंड का पता भी होगा तब भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। 71 क्वेश्चन आपका जो रहेगा, निम्नलिखित में से कैडर आधारित राजनीतिक दलों को पहचानें। फर्स्ट है पूर्व सोवियत संघ का कम्युनिस्ट दल, सेकंड है चीन का कम्युनिस्ट दल, और थर्ड आपका है जर्मनी का पूर्व नाजी दल, फोर्थ है जर्मन सामाजिक लोकतांत्रिक दल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। 72 क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से बहुलवादी राजनीतिक दार्शनिकों की पहचान करें। फर्स्ट है जॉन लॉक, सेकंड है मॉन्टेस्क्यू, थर्ड है व्लादिमीर लेनिन, फोर्थ है जेम्स मेडिसन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4। 73 क्वेश्चन की बात करेंगे, द ओल्ड रेजिम एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पुस्तक किसने लिखी, तो डी टॉकविले ने ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है, एलेक्सिस डी टॉकविले। अभी तक अपने क्वेश्चन भी आप लास्ट में कमेंट करते जाना कि कितने क्वेश्चन आपके इसमें से सही बन रहे हैं, और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैंने गलत आंसर बताया तो साथ में उसका राइट आंसर भी आप कमेंट करते जाइए। 74 क्वेश्चन यहाँ पे है, संसदीय प्रणाली की सरकार की मूल विशेषताओं को चिन्हित करें। फर्स्ट है आपका संसद की सर्वोच्चता, सेकंड है प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होता है, थर्ड है राष्ट्रपति वास्तविक राज्य का प्रमुख होता है, और फोर्थ है प्रधानमंत्री को अनिवार्य रूप से संसद का सदस्य होना चाहिए। तो राइट आंसर इज आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो पहला संसद की सर्वोच्चता होती है संसदीय प्रणाली में, सेकंड क्या है प्रधानमंत्री आपका कार्यकारी प्रमुख होता है, और फोर्थ आपका क्या है, फोर्थ आपका क्या होगा, प्रधानमंत्री को अनिवार्य रूप से किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे सभी सही लग रहे थे, राष्ट्रपति कार्यकारी होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 74 का आप राइट आंसर कमेंट कीजिए। 75 क्वेश्चन है आपके, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया, तो ये आपका कनाडा से लिया गया था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 76 है प्रधानमंत्री कार्यालय का अध्यक्षीकरण की अवधारणा किस कथन को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चुनावों का काफी हद तक प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द केंद्रित होना। 77 है निम्न कथनों में से कौन सा कथन संघात्मक व्यवस्था की सामान्य विशेषताएं चित्रित करते हैं। एक है 2 पूर्ण स्वतंत्र सरकारों का स्तर, और 2 आपका हो जाएगा केंद्र व राज्यों में शक्ति विभाजन परस्पर समझ, थर्ड है घटक इकाइयों का ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व, बिल्कुल, फोर्थ है न्यायिक स्वतंत्रता। तो जो इसका गलत होगा वो है ऑप्शन 1, यानी कि 2 पूर्णतः स्वतंत्र सरकार पूर्णतः नहीं होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 2, 3 और 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। 78 की बात करेंगे तो निम्न में से कौन सा संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। फर्स्ट है आपका सामूहिक उत्तरदायित्व, सेकंड है कार्यपालिका और विधायिका का सम्मेलन, थर्ड है विधायिका की सर्वोच्चता, और फोर्थ है वास्तविक और नाममात्र के कार्यकारियों के बीच अंतर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन आपका है, एक सर्वाधिकारवादी राज्य में न्यायिक प्रक्रिया अक्सर राजनीतिक विरोधियों द्वारा क्या होता है, एक स्वतंत्र और खुली सुनवाई के बिना दंडित करती है। तो कारण इसमें दिया गया है कि ऐसे राज्य में न्यायालय मुख्य रूप से कार्यपालिका के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और उन्हें वर्ग शासन के उपकरण के रूप में देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण आपके जो हैं दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। 80 क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे भी आपके 2 कथन दिए हैं। तो यहाँ पे आप पेपर में देखेंगे ना तो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, या मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है, तो सिंगल क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। कथन 1 आपका है, यूएसए में न्यायिक समीक्षा की शक्ति मूल संविधान में वर्णित है, और सेकंड है भारतीय संविधान जानबूझकर यूएसए की अवधारणा विधि की उचित प्रक्रिया से बदला है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। 81 क्वेश्चन आपका है, अभिकथन 1, न्यायिक अंगों के बिना एक सभ्य राज्य की कल्पना शायद ही की जा सकती है, और कारण इसका दिया है राजनीतिक व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य क्या है,
व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण। तो राइट आंसर यहाँ पे दोनों ही सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी। 82 की बात करेंगे तो प्रत्यायोजित विधान के विकास के लिए निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी कारक जिम्मेदार हैं, कारण जिम्मेदार हैं, बताना है। ऑप्शन ए कल्याण और अर्थव्यवस्था में राज्य गतिविधि का विस्तार। ऑप्शन बी जटिल प्रशासनिक कार्यों के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता। ऑप्शन सी है सभी कानूनों पर नियंत्रण बनाए रखने की विधानमंडल की इच्छा। ऑप्शन डी नई स्थितियों के अनुकूल होने के लिए समयबद्धता की आवश्यकता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 82 का राइट आंसर है। 83 क्वेश्चन है, हित समूह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक है संगठित संघ, सेकेंड है औपचारिक संगठन के कम स्तर के कारण सामाजिक आंदोलन से अलग, थर्ड है बाहर से प्रभाव डालने की कोशिश करना, फोर्थ है संकीर्ण मुद्दों पर ध्यान देना। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। ए उपरोक्त सभी, और राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो आपको अपने अकॉर्डिंग मैच करना है। वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। 84 है ऑटो किचहाइमर द्वारा प्रतिपादित कैच ऑल पार्टीज वाली श्रेणी के लिए राजनीतिक दलों की पहचान करनी है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी, रिपब्लिक दल यूएसए और डेमोक्रेटिक दल यूएसए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 क्वेश्चन की बात करेंगे, कैबिनेट सरकार के फायदों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए है यह कैबिनेट बैठकों में लोकतंत्र को बहस के माध्यम से बढ़ावा देता है जिससे प्रस्तावों की गहन जांच पड़ताल होती है, बिल्कुल सही। यह सरकार की एकता और सामंजस्य की गारंटी देता है। यह प्रधानमंत्री की शक्ति के लिए एक आवरण के रूप में कार्य करता है। तो तीनों ही यहाँ पे सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर 85 के लिए। 86 है विधानमंडलों के पतन का मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शक्तिशाली और अनुशासित राजनीतिक दलों का उदय। 87 क्वेश्चन की बात करेंगे, संसदीय प्रणाली द्वारा शासित देशों की पहचान करें। फर्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है न्यूजीलैंड, थर्ड है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और फोर्थ है कनाडा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, क्योंकि आपका अमेरिका क्या है संयुक्त, यहाँ पे आपकी जो है संसदीय प्रणाली नहीं चलती है, अध्यक्षीय प्रणाली चलती है। 88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संघात्मक समूह, औपचारिक रूप से संगठित, गैर संघात्मक समूह, पारंपरिक समूह और संस्थागत समूह, छात्र समूह, अप्रतिमानित समूह, अनौपचारिक समूह लेकिन स्वतः स्फूर्त नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 4, 1 और 2। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, आप उस हिसाब से यहाँ पे मैच करते जाइए कि कौन सा जोड़ा सही है पूछ रहे हैं। तो सही है और गलत की वजह से भी बहुत सारे टैग वर्ड जो हैं इनकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 89 क्वेश्चन है, किस वर्ष स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1971 में इनको मताधिकार मिला था। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैकल्पिक मतदान में कई वोट बर्बाद होते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एफटीपी प्रणाली में कम वोट बर्बाद होते हैं और एकल संक्रमणी मत प्रणाली के अंतर्गत आनुपातिक परिणाम प्राप्त करने में सक्षम है। फोर्थ है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में विधायिका आमतौर पर कार्यपालिका से कानूनी रूप से उच्च होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा थर्ड और फोर्थ राइट हो जाएगा। 91 क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी सूची दी हुई है, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, मैच करना है आपको। फर्स्ट सूची में आपको देश दिए हैं, सेकंड में चुनावी प्रणाली। तो कौन सा सही सुमेलित है बताइए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही सुमेलित हैं। कनाडा एफटीपी, ऑस्ट्रेलिया वैकल्पिक मतदान, न्यूजीलैंड सदस्य अनुपात प्रणाली। तो डी जो है वो गलत हो जाएगा, जर्मनी। 92 क्वेश्चन आपका है, द सिविक कल्चर पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आमंड एवं सिडनी वर्मा ने ये पुस्तक लिखी है। एफटीपी वोटिंग लागू की जाती है किन देशों में, तो वो आपको बताना है कि जिस जिस देश में आपकी एफटीपी वोटिंग प्रणाली लागू है। फर्स्ट है आपका यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर जो हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही हो जाएगा, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, यानी कि इजराइल में लागू नहीं है और 3 देशों में यहाँ पे लागू है। 94 क्वेश्चन की बात
अप्रतिमानित समूहों की तरह गैर सहयोगी समूह शायद ही कभी व्यवस्थित होते हैं, उनकी गतिविधि घटना आधारित होती है। तो सांस्कृतिक संबंधों के कारण अप्रतिमानित समूह में गैर संयोगी संबंधों की तुलना में अधिक निरंतरता होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कथन 1 सही नहीं है किंतु 2 सही है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। 95 है, यहाँ पे दल व्यवस्था और देश दे रखे हैं, तो बहुदलीय व्यवस्था स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इटली, बिल्कुल सही। सेकंड आपका स्थायी गठबंधन व्यवस्था जर्मनी, आयरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, ये भी आपका सही हो जाएगा। थर्ड आपका है प्रभावी दल व्यवस्था टर्की और जापान, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन द्विदलीय व्यवस्था जो है आपकी पाकिस्तान, इंडोनेशिया और ब्राज़ील में नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इज राइट। 96 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लुसियन पाई के विकास सिंड्रोम का हिस्सा नहीं है? तो आपको बताया कि समानता, क्षमता और विभेदीकरण, ये तीनों इससे संबंधित है विकास सिंड्रोम से, लेकिन जो आपका संतुलन है इससे संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर इस तरीके से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 97 क्वेश्चन आपका है, किस पुस्तक में सी राइट मिल्स ने शक्ति अभियान के अमेरिका में प्रभाव को रेखांकित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द पावर एलिट। द पावर एलिट में इन्होंने अभिजन वर्ग के सिद्धांत के बारे में बताया था, किसने? मिल्स ने। सी राइट मिल्स, मिसेल्स और मिल्स दो अलग अलग व्यक्ति हैं। तो 98 क्या हो जाएगा, डेविड एप्टर पॉलिटिकल ऑफ मॉडर्नाइजेशन, रॉबर्ट डेहल पॉलियार्की। आपको पता है कि रॉबर्ट डेहल किससे संबंधित है? बहुलवाद से, तो बहुलवाद इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लुसियन पाई के हैं पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एरियाज, यानी कि द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज किसकी पुस्तक है? यहाँ पे लुसियन पाई की हो जाएगी। और सैमुअल हंटिंगटन की है, तो आपको पता ही है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ यहाँ पे सही है ऑप्शन। इस ऑप्शन में भी मुझे कन्फ्यूजन है क्योंकि लुसियन पाई तो इससे संबंधित है, किससे? युग में सही, तो लुसियन पाई इससे सुमेलित नहीं है क्योंकि लुसियन पाई ने लिखी है यहाँ पे, दोनों का इन्होंने आगे पीछे थोड़ा सा कर दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे मुझे डी करेक्ट लग रहा है। एक बार आप इसको करेक्ट करके बताइए कि आपके अनुसार इसका क्या आंसर होना चाहिए। 99 क्वेश्चन आपका आ गया, टुवर्ड्स और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनो बुक पर्सपेक्टिव, ये पुस्तक किसकी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रैंक मैरिनी ने ये पुस्तक लिखी है। कौन सी? टुवर्ड्स और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 100 नंबर का क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित राजनीतिक चिंतकों में से किसने कहा कि हर युग में शासक वर्ग के विचार ही शासक विचार होते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। 101 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आमंड और वर्बा द्वारा पहचाने की राजनीतिक संस्कृति में शामिल नहीं है? फर्स्ट, भागीदारी संस्कृति, सेकंड, अधीन राजनीतिक संस्कृति, थर्ड है अंतर क्षेत्रीय राजनीतिक संस्कृति और फोर्थ है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको जो गलत है वो बताना है, तो गलत आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, अंतर क्षेत्रीय राजनीतिक संस्कृति, ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं था। किसके द्वारा? आमंड और वर्बा द्वारा। 102 नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष में 21 वर्ष के ऊपर सभी महिलाओं को यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में पूर्ण मताधिकार प्राप्त हो गया था? तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में, तो महिलाओं को प्राप्त हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है, विकास प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे फर्स्ट है, इसका योजनाबद्ध विकास के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और परिवर्तन लाना है, बिल्कुल सही। सेकंड है, यह उत्तर औपनिवेशिक युग में विकासशील देशों से संबंधित है। एडवर्ड वेडनर और फ्रेडरिक्स इसके मुख्य सिद्धांतकार हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 104 क्वेश्चन है, किसने कहा प्रशासन का वास्तविक अर्थ सेवा है जो जनता के लिए की जाती है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एल.डी. वाइट। 105 नंबर है, सूची को सूची 2 से मैच करना है। तो फर्स्ट और सेकंड सूची यहाँ पे दी गई है। एक साइड आपको सूची 1 में पुस्तक दी है, दूसरी साइड आपको लेखक दिए गए हैं। पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ए का 3। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एल.डी. वाइट। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसका हो जाएगा यहाँ पे बताइए आप? बी का।
बी का आपका हो जाएगा 4 आई वेटेड। तो इसी तरीके से ये जो आपका बचा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है। 106 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है लोक प्रशासन को कानूनी ढांचे के भीतर काम करना चाहिए, और दूसरा आपका है यह जनता की भलाई के लिए कार्य करता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 107 नंबर का क्वेश्चन है, मोने के मतानुसार स्टाफ अभिकरण के कार्यों के पक्ष हैं। एक संरचनात्मक, दूसरा है परामर्श संबंधी, तीसरा है पर्यवेक्षण संबंधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। सूचनात्मक और परामर्शात्मक दोनों है, लेकिन पर्यवेक्षणात्मक इसमें नहीं है। 108 क्वेश्चन है, युग्म सुमेलित करनी है। तो वुड्रो विल्सन, एल डी वाइट, मोने एम रेले, हेनरी फेयोल, यहाँ पे जो भी पुस्तकें आपको दी गई हैं उसमें ये पूछा है कि कौन सी आपकी क्या है, सही नहीं है। तो सही नहीं है यहाँ पे, तो मुझे सभी सही लग रही हैं। तो नहीं है पूछा है तो नहीं है, तो ऑप्शन से हट गया। तो थोड़ा सा डाउट मुझे इसमें है कि पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये वुड्रो विल्सन की नहीं हो सकती है। एल डी वाइट की तो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये सही है। जेम्स मोने और रेले की प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ये भी सही है। तो राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए ये बताइए। मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें सभी ऑप्शन सही दे रखे हैं। 109 क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, लूथर गुलिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लोक प्रशासन के अध्ययन के विषय में नहीं है। नियोजन, संगठन, निर्देशन, प्रबंधन या प्रक्रिया। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर आपको देना है। ऑप्शन ए आपका है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 1 2 और 3, सी है 2 और 4, डी है 4 और 5। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 और 5। 110 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है लोक प्रशासन का मुख्य रूप से संबंधी कार्यपालिका से है। सेकंड है लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में कार्यपालिका के संगठन और उसकी कार्य पद्धति और कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। कथन 1 और 2 दोनों सही है, और कथन जो है सही व्याख्या करता है। कथन 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस तरह राइट आंसर हो जाता है। 111 है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं उत्तरदायित्व का तत्व, प्रशासनिक तत्व, राजनीतिक तत्व, कार्य के प्रकार का तत्व। यहाँ पे मुझे सभी सही लग रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी चारों। 112 है, औपचारिक संगठन के लक्षण क्या हैं। एक, सही सोच समझकर संगठन बनाया गया, इसमें आदेश की एकता होती है, बिल्कुल सही। रीति रिवाजों और परंपराओं से पैदा होता है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। यह नियम और प्रक्रियाओं से बधा होता है, बिल्कुल। आपके औपचारिक संगठन जो विभागीय होते हैं वो नियमों से बधे होते हैं, उनकी रूल और रेगुलेशन होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1 2 और 4, क्योंकि 3 हमारा गलत था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्ड 113 नंबर का क्वेश्चन आपका है, नियंत्रण का विस्तार निम्न में से किन पर निर्भर करता है। 1 है निरीक्षकों का व्यक्तित्व, 2 है संगठन के कार्यों की विविधता, 3 है संगठन की उम्र, 4 है संगठन की परंपराएं और वातावरण, 5 है दूरी का तत्व। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। 1 2 3 4 और 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से सभी सही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 114 की बात करें तो आदेश की एकता का सिद्धांत किसने दिया था, ये तो आपको पता ही है, पर आपको ये बताना है कि क्या सुनिश्चित करता है। तो ये सुनिश्चित करता है उत्तरदायित्व, ठीक है। आदेश की एकता जो है अपना उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, योग्यता नौकरशाही के अंतर्गत सरकारी सेवाएं योग्य लोगों के लिए खोल दी जाती हैं, और कारण है यह लोक सेवा का सबसे प्रचलित रूप है। उपयुक्त कथनों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सही है किंतु आर गलत है। क्या है, ए सही है किंतु नहीं, ऑप्शन बी जो है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोनों सही है और व्याख्या गलत है। 116 है, मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से नौकरशाही की कौन सी विशेषताएं सही हैं। फर्स्ट है अवैयक्तिक, सेकंड है योग्यता आधारित भर्ती, थर्ड है मनमाना निर्णय लेना, फोर्थ है निश्चित वेतन। तो थर्ड आपका गलत हो जाएगा, मनमाना निर्णय लेना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ राइट आंसर। 1 2 और 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहायक अभिकरणों एजेंसी का कार्यान्वयन अथवा कार्यकारी उत्तरदायित्व होता है। पद सोपान के विभिन्न स्तरों पर स्टाफ एजेंसियों सूत्र अभिकरण लाइन एजेंसियों से संलग्न करती है। थर्ड है, सूत्र अभिकरण लाइन एजेंसियों संचार श्रेणियां प्रदान करती हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा। 119 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कार्मिक किसी भी संगठन के अभिन्न भाग होते हैं, उन्हें कौशल के से संगठन का प्रतिरूप माना जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। 119 क्वेश्चन है आपका, लोक सेवाओं में स्टाफिंग का क्या अर्थ नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, विकेंद्रीकरण नहीं है। 120 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विचारकों में से आपको क्या करना है? उनके सिद्धांत को मैच करना है। तो एक तरफ विचारक जैसे मैक्स वेबर, हर्बर्ट साइमन, रिक्स, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 4 3 2 1 4 3 2 1 सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि मैक्स वेबर की नौकरशाही है और हर्बर्ट साइमन निर्णय निर्माण सिद्धांत, रिक्स की पारिस्थितिकी मॉडल और फेयोल का आपका है प्रबंधन का सिद्धांत, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 121 क्वेश्चन आपका है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन अध्यक्षीय कार्यपालिका का सही वर्णन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, ये सही हो जाएगा। 122 नंबर का क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, नौकरशाही का प्रकार और आपकी विशेषताएं। वेबरियन नौकरशाही क्या थी? ए का 4 पदानुक्रमिक थी। और संरक्षण आधारित नौकरशाही क्या होती है? निष्ठा के आधार पर नियुक्ति, यानी कि जो राजनीतिक पदों में होते हैं, यानी कि जो सत्ता दल होता है वो अपने व्यक्तिगत रूप से संबंधित व्यक्तियों को ही पदों पर नियुक्त करता है। प्रातिनिधिक नौकरशाही है, सामाजिक संरचना को दर्शाती है और करिश्माई है, व्यक्तिगत निष्ठा पर आधारित, यानी कि किसी की पर्सनैलिटी पर आधारित होती है, जो व्यक्तिगत या करिश्माई आपकी सत्ता है। 123 है, यह किसने कहा कि पूर्णतः वचनबद्ध नौकरशाही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है, योजनाओं और प्रगतिशील विधान में नहीं निहित है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। 124 है, संसद की कार्यपालिका की प्रमुख शक्तियां हैं। फर्स्ट है प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सेकंड है विधायिका और कार्यपालिका में संबंध है, थर्ड है संसद के प्रति कोई जवाबदेही नहीं, फोर्थ है सामूहिक एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1 2 और 4। 125 क्वेश्चन है, हाँ 125 तो हमने 125 नहीं किया है, ठीक है। 125 है, कथन एक, वचनबद्ध नौकरशाही उसे कहते हैं सत्तारूढ़ दल के कार्यक्रमों के साथ वचनबद्ध है, उच्च अधिकारी सत्तारूढ़ राजनीति के अधीनस्थ कार्य में करते हैं, ये रूप में कार्य करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 1 जो है इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। 126 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुख्य कार्यपालक का प्रशासनिक कार्य नहीं है? 1 है प्रशासकीय नीति का निर्धारण, 2 है समन्वय, 3 है विधानमंडल एवं जनमत का मार्गदर्शन करना और 4 है राजनीतिक दल का समर्थन। तो ये 3 और 4 दोनों गलत हो जाएंगे। इस तरीके से राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। एल.डी. वाइट के अनुसार भर्ती की आदर्श प्रणाली निम्नलिखित में से विशेषताएं क्या क्या हैं, ये आपको बताना है 127वें क्वेश्चन में। फर्स्ट है निष्पक्षता, ईमानदारी, राजनीतिक प्रशय और गतिशीलता, नई खोज से युक्त है। तो यहाँ पे जो गलत है वो थर्ड हो जाएगा, राजनीतिक जो आश्रय यहाँ पे है ये गलत हो जाएगा। 1 2 4 और 5 सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। 128 है, लोक सेवाओं में पदोन्नति या भीतर से भर्ती करना कुछ कारणों के आधार पर उचित मानी जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन से कारण उचित हैं? यह ईमानदार और कठिन परिश्रम का परिणाम है और कर्मचारी के मनोबल बढ़ता है इससे, और दोषों से मुक्त है जो सीधी भर्तियों में स्वाभाविक हो जाती हैं। और थर्ड आपका है, यह जीवनकालिक सेवा का अनिवार्य अंग है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएंगे। 129 क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर कथन दे रखा है, नौकरशाही ने लोकतंत्र के विकास में योगदान दिया है किंतु यह लोकतंत्र के मार्ग में बाधा है। तो ए तो आपका सत्य है, लेकिन लोकतंत्र को नौकरशाही की आवश्यकता नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि नौकरशाही की आवश्यकता तो लोकतंत्र में पड़ती ही है।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। 130 से भर्ती की विधियों से असंगत ज्ञात कीजिए। तो प्रत्यक्ष भर्ती सही है, पदोन्नति सही है, प्रतिनियुक्ति सही है, प्रशिक्षण यहाँ पर गलत हो जाएगा। 131 से भर्ती की वह प्रक्रिया जिसमें उच्च पद सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए खुला रहता है, कोई भी इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकता है, तो ये हो जाएगी सीधी भर्ती। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 132 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्व में परिवर्तन होना पदोन्नति प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। और 2 है वेतन वृद्धि का अर्थ केवल यह है कि कर्मचारी के वर्तमान पद अथवा उसके कार्य की प्रकृति में कोई परिवर्तन किए बिना उसकी वेतन वृद्धि कर दी है विलोपी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। इस तरीके से ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 133 आपका क्वेश्चन है पदोन्नति के लिए अधिकारियों के मूल्यांकन की श्रेणियां हैं। 1 है उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, साधारण और योग्य। तो ये डी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सभी सही है। 134 नंबर का क्वेश्चन है निम्न भर्ती के निम्न प्रकारों को उनकी संबंधित विशेषताओं से मिलाइए। फर्स्ट आपका प्रत्यक्ष भर्ती है, तो एक का क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। एक का ए हो जाएगा खुली प्रतियोगिता भर्ती है। और डी है पदोन्नति, तो पदोन्नति आपका 2 का हो जाएगा डी। मौजूदा कर्मचारियों को उच्च पदों पर प्रोन्नत करना। और प्रतिनियोजन है सरकार के बाहर से विशेषज्ञों की नियुक्ति करना। और पार्श्व प्रवेश है अन्य विभाग से अस्थायी स्थानांतरण करना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 135 निम्नलिखित प्रकार की बजट प्रणालियों का उनके उद्देश्यों से मिलान करना है। बजट का प्रकार प्रदर्शन बजट, शून्य आधारित बजट, परिणाम बजट और मदवार बजट। तो ए का आपका जो हो जाएगा सी, वित्तीय आवंटन को भौतिक प्रदर्शन करना। और शून्य आधारित बजट आपका अप्रासंगिक अनावश्यक कार्यक्रमों को समाप्त करने का उद्देश्य रखता है। और परिणाम बजट आपका क्या है, विकासात्मक लक्ष्यों से है। और मदवार बजट है वित्तीय विवरण हेतु व्यय शीर्षकों पर केंद्रित होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सी बी ए डी इज राइट आंसर। 136 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में आपने विचार करना है। एक लाइन आइटम के बजट में केवल विभागीय आय व्यय के संबंध में विषयों पर विचार होता है, जबकि निष्पादन बजट में केवल निर्गत संबंधी विषयों को महत्व दिया जाता है। कारण है निष्पादन स्तर को विशिष्ट बजट धनराशि से जोड़ना निष्पादन बजट है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 137। बजट निर्माण के निम्न में से कौन से सिद्धांत हैं। 1 बजट संतुलित होना चाहिए। आय व्यय का अनुमान वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। और बजट सिर्फ एक ही हो। आकलन शुद्ध आय के आधार पर होना चाहिए। और 5th जो आपका है राजस्व एवं पूंजीगत पक्षों का एकीकरण होना चाहिए। राइट आंसर इज हो जाएगा ऑप्शन बी। 138 है शून्य आधारित बजट प्रणाली का जनक कौन है। तो राइट आंसर इज आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, पीटर ए पायर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हमारा होता है, ये हमारा होता है कैग। तो कैग का वर्णन हमारा आर्टिकल किसमें है 148 से 151 के अंदर वर्णित है। तो यहाँ पे इन्होंने सारे ऑप्शन दे दिए, तो इसका राइट आंसर आई थिंक बी होना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर 139। 140 है निष्पादन बजट का पूर्ववर्ती नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 3 और 4। 2 क्या है कार्यकारी बजट, 3 है गतिविधि बजट और 4 है आपका प्रबंधन बजट। 141 है बजट के साथ विधायिका में निम्न में से कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। 1 है बजट संबंधी व्याख्यात्मक स्मृति पत्र, 2 है अनुदान मांगे का सारांश, 3 है विनियोग विधेयक, 4 है वित्त विधेयक, तो 5वां है आर्थिक सर्वेक्षण। तो आर्थिक सर्वेक्षण अलग से आता है आपका, इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। 142 क्वेश्चन आपका है एल डी वाइट के अनुसार लोकतंत्र के कार्य हैं। वित्तीय अभिलेख तैयार करना, अंकेक्षण प्रक्रिया में सहायता करना, तो और संगठन की समस्त शाखाओं की वित्तीय स्थिति प्रकट करना। 4th है व्यय की दरों में आवश्यक संशोधन करना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सभी चारों यहाँ पे सही हो जाएंगे। 143 क्वेश्चन है सुशासन का संकेत किन्हें माना जाता है। तो यहाँ पे प्रभावीता एवं दक्षता, पारदर्शिता,
गोपनीयता, विधि का शासन। तो राइट आंसर इज गोपनीयता सही नहीं है ई गवर्नेंस के लिए। यहाँ पे जो होगा 101, 2 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। 144 है, जवाबदेही के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जवाबदेही का संबंध उत्तरदायित्व से है, बिल्कुल सही। और उत्तरदायित्व और जो है जवाबदेही सेम होती है, तो ये गलत हो जाएगा। लोकायुक्त एक संस्था है जो जवाबदेही सुनिश्चित करती है, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। 145 है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो आर्टिकल दे रखे हैं और सामने उनसे सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो 110 जो है आपका ये धन विधेयक से संबंधित है। और 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम बजट बोलते हैं। बजट का मेंशन नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है वहाँ पे। 114 है आपका विनियोग विधेयक और 115 है आपका अनुपूरक, अतिरिक्त और अनुदान। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 146 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रशासन में भ्रष्टाचार से कौन संबंधित, कौन नहीं है। तो योजना आयोग इससे संबंधित नहीं है, बाकी केंद्रीय सतर्कता आयोग और राज्य सतर्कता आयोग और मंत्रालय सतर्कता प्रभाग ये सब संबंधित है। 147 क्वेश्चन है, ओम्बुड्समैन संस्था सर्वप्रथम किस देश में आई। तो ये 1809 में आई थी, स्वीडन में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 148 यहाँ पर आपका है पारदर्शिता के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, नागरिक चार्टर, ई शासन और सामाजिक अंकेक्षण। तो सामाजिक अंकेक्षण आपका हो जाएगा नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी में शामिल करना। ई गवर्नेंस आपका जो है सूचना संचार तकनीकी की दक्षता से पारदर्शिता सुनिश्चित करना। और एक का आपका ए हो जाएगा नागरिकों को सरकारी डेटा का प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए, सी, बी और डी। 149 आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन सहभागिता से प्रशासन में पारदर्शिता आती है। कथन बी है यह प्रशासन पर जन नियंत्रण का साधन है। ए हो जाएगा, कथन ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 150 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। सुशासन के सिद्धांत दिए हैं, दूसरी तरफ विवरण दिया है। सुशासन का सिद्धांत पारदर्शिता, सरकारी सूचना तक खुली पहुंच, जवाबदेही, कर्मचारियों को उत्तरदायी ठहराना, सहभागिता, नीति निर्माण भागीदारी, दक्षता, लोक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बने।